माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए सोल ब्राइड ऑफ डेविल माफिया का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब वैष्णवी जी जो कि अपने बारे में सोचते हुए फाइनली देशमुख मेंशन में पहुंच गई थी। जैसे ही अभी वो हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलना तो चाही थी, लेकिन उससे ये दरवाज़ा खुल नहीं पाया था क्योंकि अभी तक मिस्टर ईडी ने इसकी परमिशन ही नहीं दी थी गाड़ी को। वो चुपचाप अभी गाड़ी में बैठे रहते हैं और लगातार वैष्णवी को देख रहे थे किस तरह से ये हड़बड़ाते हुए अपनी पूरी जान लगा करके दरवाजे को खोलने में लगी हुई थी। उसको तो जल्दी से इस कार से बाहर निकलना था ताकि वो जल्दी से मेंशन के अंदर भाग पाए, लेकिन अब वो कैसे निकल पाती। और जैसे लगता है कि अब उसका हाथ पांव और काम करके यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो अब शांति से बैठ चुकी थी और बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था और उसने तो कुछ किया ही नहीं है। वो तो बिल्कुल मासूम सी है और सामने की तरफ देखे जा रही थी। तभी उसकी तरफ अपना चेहरा हल्का टिल्ट करते हुए मिस्टर एडी, जो जैसे अभी उसकी तरफ हल्का लीन हो पाती तब तक वैष्णवी पीछे होते हुए कहती है कि क्या है, क्या कर रहे। एडी जो फाइनली अब रांझ को जैसे ही टेक्स्ट किए थे पूरा दरवाज़ा अनलॉक हो चुका था और अब जाकर के एडी लीन होते हुए वैष्णवी की तरफ का दरवाज़ा अपने हाथ से खोलते हुए कहते हैं, डर दिख रहा है तुम्हारी आंखों में, कमरे में मिलो तुम मुझसे। जैसे ही वैष्णवी ने यह सुना था वो जल्दी से अब दरवाज़ा खोल करके भाग चुकी थी अंदर की तरफ और हाँफते हाँफते अंदर की तरफ आते हुए अभी पेट पर हाथ ही रखी हुई थी कि तभी मुदित आते हुए पूछता है, क्या हुआ चाची, आप ठीक है ना। मुदित जो इस परिवार के वैसे तो सबसे बड़े यानी कि सुभाष जी का बेटा था, लेकिन मुदित जी अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि संगीता जी और सुभाष जी के ही बेटे हैं ये। वही उसको हाँफता देखकर कि संगीता, शोभा सब लोग उसी की तरफ आते हुए कहते हैं, क्या हुआ। संगीता जी ने कुछ पूछा तो नहीं था, लेकिन वही शोभा जी जो उसके कंधे पर अभी हाथ रख पाती, तभी वैष्णवी जो कि अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, बहुत तंग करते हैं, एक तो गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोलने दे रहे थे। और ये बोलकर कि अभी वो जैसे आगे बढ़ पाती तभी मुदित थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, पर किया क्या है चाचू ने। तभी वैष्णवी जो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, वही जो हर पति करते, दरवाज़ा बंद करके। और ये बोलते हुए वो जल्दी जल्दी अब कमरे के अंदर जा चुकी थी और ये बात यहाँ पर मौजूद सभी लोग ऑलमोस्ट सुन ही लिए थे। सुभाष जी के असिस्टेंट भी आए हुए थे और ये सुन करके उन्होंने अपने चेहरे को नीचे झुका लिया था। सुभाष जी भी अब अपने हाथ में फाइल पकड़े हुए अपने असिस्टेंट की तरफ घूरते हुए उसे डांट ही रहे थे, लेकिन ये बात सुनने के बाद सबका मुंह एकदम से खुला का खुला रह गया था कि ये किस तरह की बात आखिर करके निकल गई यहाँ से। अब आए थे मिस्टर एडी और जैसे ही वो अंदर की तरफ आए थे, यहाँ मुदित के चेहरे पर तो बस अभी हंसी आने वाली थी, लेकिन अपने चाचू को देखकर कि वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिए थे। सब लोग के चेहरे जो कि एकदम से शांत पड़े हुए थे और उनको इस तरह से देखता पा करके एडी जैसे ही अभी सबको घूरे थे, सारे लोग अपने अपने काम में लग चुके थे, लेकिन मुदित के मुंह से बस इतना ही निकला था, फाइनली चाचू भी अब पतिदेव वाले हरकतें करने लगे हैं चाची के साथ। मिस्टर एडी ने गलती सही मगर यह सुन लिया था, लेकिन वो इसका कोई जवाब न देते हुए अब कमरे में जा चुके थे और जोर से दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, क्या बता कर आई हो तुम बाहर, सब ऐसे क्यों घूर रहे थे मुझे। तभी वैष्णवी अभी तक तो रो रही थी, अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही वो जाकर के पहले तो उसके बाजू को जोर से पकड़े थे और अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, ये मासूम होने का एक्टिंग तुम किसी और के सामने करना, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं हो, रघुवंशी खानदान की खून हो, इनोसेंट होना तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। और किसके सामने अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही हो, मेरे जो तुम्हारे खानदान के रग रग से वाकिफ है। तभी वैष्णवी जो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में हल्का हल्का अपने हाथ को हिला रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, कितने जोर से और कितनी ताकत से पकड़ रखा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जानते थे कि ये लड़की कितनी ज़्यादा नाजुक है और कितनी ज़्यादा पतली है। लड़की होने की वजह से उनके हाथ में अभी वो कठोरता नहीं थी, क्योंकि अगर वो कठोरता शायद अगर वैष्णवी के बाजू पर पड़ जाती तो उसके बाजू बहुत बुरी तरह से दर्द होना शुरू हो जाते। उसे सिर्फ हल्का हल्का दर्द हो रहा था और वहीं उसके हाथ पूरी तरह से अब लाल होने लगे थे, खून तो जैसे जमना शुरू कर दिया हो अपनी एक जगह पर। लेकिन जैसे अभी मिस्टर एडी ने इस लड़की का चेहरा देखा था, आंसू से पूरे इसके गाल, ऊपर से इसकी आंखें भरी हुई थी और जिस तरह से ये रोए जा रही थी, इसके गाल, इसकी नाक तक लाल हो चुकी थी और साथ ही इसके कान भी। वो उसका हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, और रोए तो मत ही करो तुम, टमाटर जैसी शक्ल हो जाती है तुम्हारी, अभी एक थप्पड़ तो पड़ा नहीं है तुम्हें कभी और ज़्यादा बोल रही हो तुम। ये सुनते ही वैष्णवी जो धीरे से कहती है, मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं है, सब तो आप ही बोल रहे हैं। और ये बोलते हुए भी वो नीचे की तरफ देख रही थी। कितनी सीधी सादी प्यारी सी तो थी, पता नहीं क्यों एडी को इतना गुस्सा आता था इन पर।
लेकिन उन्हें नीचे की बात बार बार टेंस कर रही थी कि मुदित ने आखिर ऐसा बोला तो बोला क्यों। वैसे अगर मिस्टर एडी मुदित को उस वक्त घूर दिए होते तो 2-3 दिन तक तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने चाचू को फेस कर पाए। वो निकल ही लेता इस घर से। लेकिन मिस्टर एडी ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे। फिलहाल उन्हें सिर्फ ये बात अपनी बीवी से जानना था कि ऐसा भी क्या एक्सप्रेशन बना करके अंदर आई थी कि सब लोग अब मिस्टर एडी को इस तरह से देख रहे हैं। और यही बात पूछते हुए वो उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहते हैं, नीचे क्या बोल कर आई हो। तभी वैष्णवी धीरे धीरे कहती है, बस इतना ही बोले हो कि आप पतियों की तरह हरकतें करते, दरवाज़ा बंद करके। आपने गाड़ी में भी तो बिठा करके ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद कर दिया था, खुल ही नहीं रहा था मुझसे। ये सुनते मिस्टर एडी जो उसके चेहरे को अब धीरे से छोड़ चुके थे और यहाँ को काम डाउन करते हुए वो अब यहाँ तो खड़े रहते तो प्रॉब्लम हो जाती वैष्णवी के लिए। वो जाकर के बालकनी के दरवाज़ा पर जोर से अपने हाथ को मारते हुए कहते हैं, आई कांट बिलीव माई ईयर्स, तुम ये बोलकर आई हो नीचे। ये सुनते वैष्णवी जो 2-3 कदम पीछे होते हुए कहते हैं, इसमें क्या गलत बोला, आप करते तो है मेरे साथ। ये सुनते ही एडी जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। वैष्णवी कुछ नहीं बोलती। इस बार उसे कुछ भी नहीं कहना था क्योंकि ये तो उसे डरा ही जा रहे और ऊपर से उसे रोना भी तो था। अब वो सुबह सुबह का रोना शुरू कर दी थी, ऊपर से उसकी सांसें भी अटक रही थी। तभी मैं उसको फिर से ऐसा रोता देख करके उसके हाथ में ज़बरदस्ती एक बोतल थमाते हैं और वहीं दूसरे हाथ में उसके लिए वाइप्स देते हुए कहते हैं, अपने आंसुओं को साफ करो और ये जो भी हालत बना रखी है ना अपनी आंखों की, ठीक करो इसे, थोड़ी देर में हमें बाहर जाना है। और ये बोल करके वो अपने क्लोजेट में जा चुके थे। वहाँ से कुछ कपड़े लेते हुए अब वो उसे घूरते हुए बाथरूम की तरफ निकल गए थे। तभी वैष्णवी जो अपने आंसुओं को देखते हुए कहती है, इतना प्यारा रोती हूँ मैं, ऐसे कैसे पूछ लूँ, थोड़ा देर तो रोने दीजिए। शीशे में देख देख करके बहुत ही आहिस्ता के साथ अपने मेकअप को संभालते हुए मैडम जी ने अब अपने आंसुओं को पूरी तरह से क्लीन कर लिया था और ऊपर से एक हल्का सा टचअप दे करके वो हल्का हल्का पानी पी ली थी ताकि उसका गला क्लियर हो जाए। जैसे मिस्टर एडी बाहर निकले थे शावर लेकर के, अभी बिना शर्ट पहने हुए ही, तभी वो जाते हैं अपने मिरर की तरफ। हमेशा की आदत थी उनकी, वो मिरर के सामने जा करके अपने बाल वगैरह को सेट करके शर्ट पहना करते थे। लेकिन आज तो यहाँ पर ऑलरेडी कोई मौजूद था। जैसे अभी वो वहाँ पर गए थे बिना इस बात का ध्यान दिए कि वहाँ ऑलरेडी वैष्णवी मौजूद है। यहाँ पर हमारी वैष्णवी जो कि अभी पीछे की तरफ टर्न हुई थी अपना टचअप ले करके, लेकिन जैसे अभी वो पीछे की तरफ मुड़ी थी उसके हाथ में अभी बॉटल था जिसमें अभी ठंडा ठंडा पानी भरा हुआ था। गुस्से को शांत करने के लिए 20 मिनट शावर लिया था हमारे एडीजी ने। जैसे अभी वो यहाँ आगे की तरफ 2 कदम बढ़े थे और वहीं वैष्णवी जो पीछे की तरफ टर्न होकर के 2 कदम बढ़ी थी और जैसे उन दोनों के ये 2-2 कदम आगे बढ़े थे, दोनों एक दूसरे के साथ जाकर के बुरी तरह से टकरा गए थे और पानी जाकर के मिस्टर एडी के पैंट की तरफ गिरा था और पूरी तरह से अब उनकी आधी बॉडी फिर से भीग चुकी थी। आज तो जैसे वैष्णवी का शामत ही आना हो। बार बार एडी अपने गुस्से को कितने मुश्किल से कंट्रोल कर रहे थे ये सिर्फ उन्हें पता था। ऐसी हरकतें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो वैष्णवी कर रही थी आज सुबह से ही। और ऊपर से ये लड़की पानी भी गिरा दी। वो अपने पैंट की तरफ देखे थे और फिर ऊपर उठा करके अपने सर को वैष्णवी की तरफ। वो तो हिम्मत ही नहीं कर पाई थी कि वो यहाँ सामने मिस्टर एडी को देखे। वो यहाँ से जल्दी जल्दी भागने वाली होती है, लेकिन तभी एडी उसको रोकते हुए कहते हैं, खबरदार जो अपने कदम भी बाहर रखी तुम। वैष्णवी धीरे से पीछे मुड़ते हुए कहती है, सॉरी, मुझे क्या पता था आप आ रहे, सॉरी। उसको ये जो भी कुछ बोलना होता था बोल लेती थी। वैष्णवी की एक आदत थी, वो अपनी बातों को क्लियर किसी के सामने रख सकती थी और किसी के सामने रखे ना रखे लेकिन अपने पति के सामने तो रख ही सकती है। लेकिन मिस्टर एडी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई गलती करके अपनी क्लैरिफिकेशन उन्हें दे। वो उसके हाथ को जोर से दबाते हुए कहते हैं, तुम्हारे हाथ कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ नहीं कर रहे आज। वैष्णवी को वाकई इस इंसान से बहुत डर लगता था। वैसे तो वो बचपन से ऐसे डर डर कर जी थी तो इस वजह से उसे आदत हो गई थी, लेकिन फिर भी एडी के गुस्से की तो बात ही अलग थी। उसके हाथ हल्के हल्के शिवर कर रहे थे जिस बुरी तरह से वो उसे घूरे जा रहे थे। तभी वैष्णवी अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए धीरे से अभी कुछ बुदबुदा पाती। तभी मिस्टर एडी जो अपने हाथ को उससे थोड़ा दूर करते हुए कहते हैं, रहने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और एक काम करो, आज रात भर तुम फिर से बाथरूम के अंदर बंद रहोगी, क्योंकि जब तुम मेरे नज़रों के सामने नहीं रहती हो ना तभी अच्छा रहता है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और ये बोलकर के अभी वो उससे दूर होने वाले थे जिससे वो हल्का सा उसे पीछे की तरफ धक्का दिए थे, लेकिन वैष्णवी की साड़ी ये नहीं चाहती थी। पूरी तरह से उसके पल्लू जो जाकर के अभी किसी के ब्रेसलेट में बुरी तरह से अटक चुके थे
मिस्टर एडी की कलाई पे जो भी पतला सा चेन जैसा ब्रेसलेट बंधा हुआ था, उसमें आकर के वैष्णवी के साड़ी के पल्लू का एक छोटा सा डोर अटक गया था। लेकिन वो डोर बहुत ही ज्यादा मजबूत था, टूटने से तो नहीं टूटता वो। अभी वैष्णवी जैसे ही थोड़ा दूर जा पाती, लेकिन तब तक उसे एहसास होता है कि पीछे से उसकी साड़ी कहीं अटक गई है। पीछे मुड़ी थी तो यहाँ पर मिस्टर एडी के हाथ अटके पड़े थे। ये क्या बार बार इन दोनों को करीब लाने की प्लानिंग उनकी किस्मत कर रही है। जितना ये लड़की से दूर होना चाह रहे हैं, उतना ही ये डेस्टिनी आकर के उनके सामने इस लड़की को खड़ा कर दे रही है। वो फिर से ऊपर की तरफ देखकर कहते हैं, मजे ले रहे होंगे आप मेरे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे हाथों एक खून हो गया ना तो उसकी गलती आपकी होगी, मेरी नहीं। वैष्णवी को जैसे ही सुनाई दिया था, वो अपनी सांस को संभालते हुए खुद से कहती है, खून? मेरी साड़ी फंस गई, इस पर खून कर देंगे मेरा? और ये चेन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती था, जो उन्होंने अभी अपने हाथ पे पहन रखा था। जैसे अभी वैष्णवी अपने पल्लू को खींचने वाली होती है, लेकिन तब तक खुद ही एडी उसके बहुत करीब आते हुए उसे दीवार से टिकाते हुए कहते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है आज मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि आज मेरे हाथों एक और खून हो जाए। तभी वैष्णवी अपने चेहरे को धीरे से नाम मिलाकर कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं निकालती हूँ। और ये बोलकर कि वो जैसे अभी अपने हाथ को ले जाकर के उनके चेन पर रखने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वो उसके हाथ को झटकते हुए कहते हैं, अपनी साड़ी के पल्लू को संभालो, वरना पूरी की पूरी साड़ी काट दूंगा मैं। और खबरदार जो इस चेन को हाथ भी लगाया। ऐसा भी क्या था इस चेन में जो वैष्णवी उस ब्रेसलेट को हाथ भी नहीं लगा सकती है। लेकिन वैष्णवी को नहीं पता था कि मिस्टर एडी उस ब्रेसलेट से कितना ज़्यादा क्लोज है, और शायद किसी की दी हुई अमानत थी वो। धीरे धीरे करके वैष्णवी अपनी पूरी ताकत लगा करके जैसे तैसे अपने पल्लू को निकालने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन धागा बुरी तरह से फंसा हुआ था। मिस्टर एडी जो घूरते हुए कहते हैं, अब तक नहीं निकला। वैष्णवी जो अपने पल्लू को उनको देते हुए कहती है, आप ही निकाल दीजिए, मुझसे नहीं निकल रहा। यहाँ मिस्टर एडी ने जिया को टेक्स्ट कर दिया था कि वो भी अब रेडी हो जाए, क्योंकि उसे भी अब अद्वितीय के घर जाना है। शायद सारे लोगों के लिए तो बस ये छोटी सी गैदरिंग थी फैमिली की, लेकिन मिस्टर एडी का तो कुछ और ही इरादा था। आनंद जी से मिलना था उन्हें, शायद बहुत मिस कर रहे थे वो। और यहीं जिया धीरे से दरवाजे को खोल करके अंदर की तरफ आते हुए कहती है, चाची ये वाला अच्छा लग। चाची और चाचू तो अभी कुछ और ही कर रहे थे, ऐसा जिया को समझ में आया था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। यहाँ पर मिस्टर एडी की पैंट भी गीली थी और ऊपर से उन्होंने शर्ट भी नहीं पहन रखा था, ऊपर से तो पूरी तरह से नंगू पंगू थे। जिया जैसे ही देखी थी, वो तुरंत ही अपने खुद के कपड़े को अपने मुंह पर ढकते हुए कहती है, सॉरी, गलती हो गई, मैंने कुछ नहीं देखा, जाती हूँ। और ये बोलते हुए वो जल्दी से अब दरवाजे को बंद करके बाहर की तरफ भागने लगी थी। तभी मुदित जो अभी आते आते कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रही हो? जैसे मुदित ने इतना बोला था, जिया एकदम से अपने कदम को रोकते हुए कहती है, आप रूम की तरफ मत जाएगा, वो चाची चाचू कुछ कर रहे हैं। ये सुनते ही मुदित जो थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, क्या कर रहे हैं? तभी जिया हंसते हुए कहती है, शायद बेबी की प्लानिंग कर रहे होंगे। और ये बोलते हुए वो जल्दी से अब शर्माते हुए कमरे के अंदर भाग गई थी। तभी मुदित जो एकदम से अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, ये चाचू तो कुछ ज़्यादा ही डार्क रूम में। नहीं 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 नहीं, चाचू है मेरे, ये सब नहीं बोलना चाहिए मुझे। लेकिन फिर भी अभी तो हमें आनंद फूफा के घर जाना है, और यहाँ चाचू ये सब कर रहे हैं। मतलब टाइमिंग भी तो होती है ना कोई चीज़। खैर मुझे क्या, उनको थोड़ी ना कोई रोक सकता है, उनका जब मन चाहे जो मन चाहे वो करे। अब यहाँ मिस्टर एडी और ज़्यादा बौखलाते हुए कहते हैं, क्या करूँ, इसे जल्दी निकालो। वैष्णवी धीरे से कहती है, मैं लेकिन तभी जोर से उसके ठीक कान के पास एक पंच आकर के ऑलमोस्ट उसके मुंह पर अभी लग पाता, लेकिन जाकर के दीवार पर लड़ा था। और ये आवाज़ इतनी तेज़ उसके कानों के पास गई थी कि ऐसा लगा था उसके प्राण ही अटक चुके हैं। अगर ये पंच उसके मुंह पर आता तो उसकी नाक तो पक्का टेढ़ी होनी थी। वो एकदम से हाँफते हुए कहती है, मैं निकाल रही हूँ। तभी, निकालो इसे, इससे पहले कि मुझे इतना गुस्सा आ जाए कि मैं इसे काट कर फेंक दूँ। फाइनली शायद यहाँ वैष्णवी के महादेव को भी उस पर तरस आ गए थे, और चेन का और ये धागे का कनेक्शन अब टूट चुका था और दोनों अब अलग हो चुके थे। तुरंत ही मिस्टर एडी जो अपने पैंट की तरफ देखकर कहते हैं, देखो क्या हाल कर दिया तुमने। यहाँ जिया दरवाज़ा तो अभी बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन झटके से बंद की थी, जिसकी वजह से उसमें हल्का सा कर्टेन अटक गया था। पूरी तरह से दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था। मुझे तो उधर ही से गुजर रहा था, और तभी ना चाहते हुए भी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है,
ये तो मिस्टर एडी की थी और इतनी तेज चिल्लाने की कि बाहर तक आवाज़ सुनाई देती है। ठीक से नहीं कर सकती थी और तुमने मेरी पूरी पैंट गीली कर दी। सॉरी, मुझे क्या पता था आप पीछे से। तभी मुदित एकदम से अपने कान पर हाथ रखते हुए कहता है, छी 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 छी, ये क्या सुन रहा हूँ, कम से कम दरवाज़ा तो बंद करें। की तरफ यहाँ इशिता मैडम, जो कि अभी ज़बरदस्ती सही वेदांत सूर्यवंशी के साथ आ चुकी थी इस जगह पर, क्योंकि अब एडी ने भी यही कहा था, तो अब इसी बात ही, अब इस मिशन को जो लीड कर रहा है उनकी बात तो माननी ही थी उन्हें। लेकिन जैसे अभी वो यहाँ पर आई थी, प्राइवेट रनवे, प्राइवेट जेट, हाँ ठीक है, इशिता तो थी अश्विन जी की पोती, लेकिन वेदांत भी इतने ठीक है, इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन वेदांत की तरफ ही शौक होकर देख रही थी। अचानक ही वेदांत के चेहरे पर एक हल्के से स्मार्क आई थी, और ये सारी हरकतें इशिता ने पहले कभी नोटिस नहीं की थी, क्योंकि पहले तो ये बड़ा चिल सा आदमी था। अचानक से इसमें इतने सारे बदलाव। अंदर की तरफ जाते जाते भी इशिता उसके हर एक एक्शन को नोटिस कर रही थी। फाइनली वेदांत अंदर की तरफ आए थे और इशिता को बड़े प्यार से अपना हाथ दे करके उनको अपने बगल की तरफ जैसे ही बैठाए थे। इशिता धीरे से अभी वेदांत की तरफ मुड़ती तो, लेकिन तब तक वेदांत भी उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? इशिता धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिलाई थी, लेकिन फिर जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, कुछ नहीं। और ये बोल करके बस उसने अपनी थूक अटक ली थी। फिर मिस्टर वेदांत, जो कि अभी तक तो इतने डरपोक, इतने अजीब बन करके रहते थे, ऐसा लगता नहीं था कि वो ये सब कैसे, बहुत कंफ्यूज थी, और ये सारी हरकतें उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। तभी मिस्टर वेदांत अचानक ही जाकर के उसके ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गए थे, ताकि उसके चेहरे को ध्यान से देख पाए। इशिता तुरंत अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, ये क्या तरीका था, बगल में बैठने में कोई प्रॉब्लम थी क्या? तभी मिस्टर वेदांत अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहते हैं, वो क्या है ना कि मुझे मन नहीं कर रहा था तुम्हारे बगल में बैठने का। कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें रहा नहीं जा रहा तो तुम आ जाओ, मेरे लैप पर बैठ जाओ। ये सुनते इशिता, जो तुरंत ही पहले तो उनके हाथ की तरफ देखी थी, वो अपने हाथ को अपने थाई पर रख करके किस तरह से इशारा कर रहे थे इशिता को अपने गोद में बैठने का। इशिता जो गुस्से में कहती है, यू नो व्हाट, जस्ट, लेकिन तभी मिस्टर वेदांत उसके होठों पर प्यार से अपनी उंगली को रखते हुए कहते हैं, सोच समझ कर बोलो, प्राइवेट जेट में हो सकता हो कोई रूम भी हो, और हो सकता हो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश या आसमान में पूरी कर दूँ। इशिता, जो कि एकदम से अपने निचले होठ को दबाते हुए विंडो की तरफ ही देखने लगी थी, उसे इस बात पर न जाने क्यों अपने पति पर थोड़ा सा प्राउड जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर अचानक ही उसका वो इशिता वाला मूड ऑन हो चुका था, जो कि इशिता कुसुम देशमुख थी, और वो बहुत ही ज़्यादा सबके साथ हार्श और स्ट्रिक्ट रहा करती थी। भला इशिता कुसुम देशमुख के चेहरे पर स्माइल आ जाए, वो भी अपने पति की बात सुन करके, वो भी इतनी घटिया बात सुन करके। और जो कम हो जाता है इशिता का, जिससे बस वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ ही मोड़ी हुई थी। लेकिन और कितनी देर तक वो ऐसे शांत रह पाती? और सामने बैठे इस आदमी, जो कि जब भी उसके साथ कभी ट्रिप पर ये प्लेन में गया भी था, तो इतना ज़्यादा डरते डरते ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सेम वेदांत नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या मैं इस इंसान को जानती भी हूँ ठीक से? और उसके मुंह से निकल ही जाता है, कौन हो तुम? वेदांत, जो अभी तक तो अपने टैबलेट में देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये आवाज़ सुनाई दी थी, वो अपनी नज़रों को उठाकर इशिता की तरफ बहुत ही एटीट्यूड भरे लहजे में देखते हैं, और फिर अपने चेहरे को नीचे झुका करके अपने टैबलेट की तरफ देखने लगे थे। इशिता कुसुम देशमुख के बात को किसी ने इस तरह से इग्नोर किया, वो भी उसके ठीक सामने बैठ करके। मानना पड़ेगा, गट्स तो है इस आदमी में, लेकिन इतनी गट्स अब इशिता को हजम नहीं हो रही थी, और वो अपने पतिदेव के हाथ से अचानक ही टैबलेट को छीन करके एक साइड में फेंकते हुए कहती है, कुछ पूछ रही हूँ मैं क्या जान सकती हूँ कि कौन हो? लेकिन तभी वेदांत, जो उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, कितने बार बताऊँ मेरी जान, मुझे तुम मत बुलाया करो, अच्छा नहीं लगता, पति हूँ तुम्हारा, थोड़ी इज्जत दो। इशिता उनके हाथ को अपने गालों से हटाते हुए कहते हैं, यू नो व्हाट, मुझे जानना है आपके बारे में। तभी वेदांत कहते हैं, एग्जैक्टली, इसी तरह से इज्जत दिया करो मुझे, अच्छी लगती हो जब इंडियन वाइफ की तरह रिएक्ट करती हो मेरे सामने। ये सुनते इशिता अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, एंड यू नो व्हाट, मुझे इंडियन वाइफ बनने का तो नहीं पता, लेकिन मुझे वेस्टर्न फाइट बहुत अच्छी आती है, ऐसा काटूंगी ना, नज़र भी नहीं आओगी तुम कभी भी किसी को, बेहतर है कि मुझे। तभी मिस्टर वेदांत, जो उसके हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं, एक काम करो, अभी सो जाओ, जहाँ पर हम जा रहे हैं वैसे भी
एक रात तो हम सो नहीं पाएंगे। ये सुनते इशिता जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, आई नो, बहुत रिस्क की जगह है, वहाँ पर अपना जान के लिए ख़तरा बन सकता है। और वैसे भी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर जो माहौल है उसको देख कर के नींद किसको आनी है। बट डोंट वरी, तुम्हारे लिए एक सेफ होटल बुक करवा दिया मैंने, तुम वहीं पर रहोगे। रात में मैं सिर्फ राउंड लूँगा, तुम बाहर नहीं जाओगी। ये सुनते इशिता अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं वेदांत, आप कुछ नहीं जानते वहाँ के बारे में। तभी वेदांत अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल लिए कहते हैं, फिर से आप बोला मुझे, धीरे धीरे सीख जाओगे अब तुम बीवी बनना। इशिता जो फ्रस्ट्रेशन में अपने चेहरे को दोबारा से विंडो की तरफ मोड़ते हुए कहती हैं, आई एम सीरियस वेदांत, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। वेदांत भी आराम से अपनी जगह पर बैठते हुए कहते हैं, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सो सीरियस अबाउट यू। उन बच्चियों की तो तुम टेंशन मत ही लो, उन्हें तो एडी बचा ही लेगा और बाकी तो हम लोग हैं। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे एडी भी नहीं बचा सकता। इशिता कुसुम देशमुख को इस तरह की वार्निंग की ना आदत बन चुकी है, और अगर इस वार्निंग से तुम समझ रहे हो कि मुझे डरा पाओगे तो गलत फहमी है तुम्हारी, और तरस आ रही है मुझे तुम पर। इशिता 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 वेदांत सूर्यवंशी अगर गलती से मेरे से प्यार कर बैठी तो। इस बात पर इशिता को बस हल्की सी हंसी आ गई थी, लेकिन वेदांत, उनके चेहरे पर जो स्मोक थी उससे साफ पता चल रहा था कि उनके इरादे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है इशिता को लेकर के। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और सुनते रहिए सोल प्राइड ऑफ डेविल माफिया सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।